जब सारा के कहने पर नील ने अपना मोबाइल देखा, वो कोई अननोन नंबर था। नील ने इरिटेट होकर कॉल आंसर किया। हेलो। नील ने दूसरी तरफ से जो सुना, उससे उस बेचारे के होश उड़ गए, क्योंकि उसे किसी और ने नहीं, मायरा ने कॉल किया था। उसने नील को डांटते हुए कहा, मैं अभी अभी इंडिया आई हूं और तुम हो कि मेरा कॉल तक आंसर नहीं कर रहे हो। मैं 4 सीजन्स रिजॉर्ट में हूं, अभी के अभी यहां आओ। अभी कुछ देर पहले जो नील सारा से सीरियसली कुछ कहने जा रहा था, अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सारा के सवाल को सुनकर अनसुना कर दिया और वहां से भाग गया। नील को इस तरह भागते हुए देखकर विनी कंफ्यूज हो गई। उसने रोहन को उस तरफ इशारा किया और उससे कहा, नील को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों भाग रहा है, जैसे कोई मुसीबत आई हो? रोहन भी नील को ऐसे देखकर परेशान हो गया। उसने विनी को एक्सक्यूज करते हुए कहा, मैं देखता हूं, अगर हम कुछ देर के बाद वापस नहीं आए तो तुम और सारा विराज के साथ घर चले जाना। विनी ने उसकी बात पर हामी भर दी। रोहन ने जाते हुए सारा को कॉल करने का बताया और वहां से चला गया। सारा और विनी एक दूसरे की तरफ उलझन में देखने लगे। रोहन और नील के वहां से जाने के बाद सारा और विनी जाकर वापस टेबल पर गए। रोशेल और मैनेजर शाह ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स पिए जा रहे थे। तभी विराज वहां आ गया। उसने सारा को अपना फोन दिखाया। सारा ने उससे क्यूरियस होकर पूछा, ये क्या है? सारा ने जब मोबाइल में देखा, वो पीहू का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट था। उसने सारा और नील के एड का वीडियो अपने अकाउंट से रीपोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, मेरा फेवरेट कपल एक साथ ट्रैवल गोल्स और लवर गोल्स दे रहे हैं, #NISA_fan। सारा ये देखकर स्माइल करने लगी। उसने विराज की तरफ देखा और उससे कहा, हमारे ऑफिशियल अकाउंट से उसे थैंक्स का रिप्लाई करो और उसे हमारे एएस ग्रुप्स तरफ से कोई थैंक्स गिफ्ट भी भेजो। विराज ने जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। सारा ने फिर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैनेजर शाह और मैनेजर रोशेल खुद घर जाने की हालत में नहीं है, प्लीज इन दोनों को घर छोड़कर आ जाओ। विराज सारा के केयरिंग नेचर को अच्छे से जानता था। उसने सारा को जवाब देते हुए कहा, ओके मैम, आप भी संभल कर जाइए और प्लीज पहुंचने के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा। गुड नाइट मैम। सारा ने उसकी तरफ देखकर पोलाइटली स्माइल किया और उसे भी गुड नाइट विश किया। अचानक नील के पार्टी से चले जाने की वजह से सारा परेशान थी, इसलिए वो खुद यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। विराज के वहां से जाने के बाद उसने विनी से भी चलने को कहा और सारा और विनी भी उस पार्टी से चले गए। रोहन ने भागकर नील को अप्रोच किया। नील कार में बैठकर कहीं जा रहा था। रोहन ने उसे कार को रोकने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रोहन ने नील से सवाल करते हुए कहा, पार्टनर, कुछ हुआ है क्या? ये इतनी जल्दी में हम कहाँ जा रहे हैं? नील ने न्यूट्रल टोन में रोहन को आंसर करते हुए कहा, वो आ गई है, तैयार हो जाओ, छुट्टी खत्म। रोहन अभी भी पार्टी के ही मूड में था। उसने नील से कहा, कौन आया है यार? मतलब पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अभी तो मैंने विनी के साथ ज्यादा डांस भी नहीं किया है। रोहन ने नोटिस किया कि नील कार को बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। रोहन ने अब कसकर हैंडल को पकड़ लिया। उसने मन ही मन में कहा, नील तभी फास्ट ड्राइव करता है जब उसे किसी बात की टेंशन होती है। अब नील को कौन टेंशन दे सकता है? वो ड्रैकुला तो पेरिस में है। जब रोहन अपने इस नतीजे पर पहुंचा, उसे नील की कुछ देर पहले की बात याद आई। रोहन ने चिल्लाते हुए नील से पूछा, हेल नो, ड्रैकुला आई है? शिट, वो क्यों आई है? नील ने मायरा का नाम सुनकर अपनी आंखें रोल कर लीं। उसने फिर रोहन को जवाब देते हुए कहा, और क्यों आई होगी? उसे भूख लगी होगी, इसलिए मेरा खून चूसने आई है। अब रोहन की सूरत रोनी सी हो गई थी। वो तो ऑलमोस्ट रो ही रहा था, बस आंसू मिसिंग थे। रोहन ने मन ही मन में कहा, पार्टनर, तुम्हारे नसीब में सुकून नाम की चीज लिखी ही नहीं है। अभी तो तुम और सारा थोड़े क्लोज होने लगे थे, लेकिन इस ड्रैकुला को भी अभी ही आना था। अब भगवान जी ही जाने के आगे क्या होने वाला है। 15 मिनटों से भी कम वक्त में नील 4 सीजन्स रिजॉर्ट के सामने था। उसने कार की कीज गार्ड को दे दी और रोहन के साथ अंदर चला गया।
उसने देखा कि मायरा अपनी 3 सूटकेसेस के साथ खड़ी थी। उसने अपना हमेशा का स्टाइल अच्छे से मेंटेन किया था। मायरा ने कोई ब्रांडेड शाइनी ड्रेस पहना हुआ था। 6 इंच की लंबी हील्स में खड़ी मायरा अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट के साथ खेल रही थी। नील ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हुलिया देखो इस लड़की का, लगता है पेरिस से नहीं किसी फैशन शो से यहाँ आई है, बेवकूफ कहीं की। वैसे नील ने सच ही कहा था। कोई नॉर्मल इंसान होता तो खड़े रहने के बजाय अब तक अपने लिए रूम बुक कर चुका होता, लेकिन नील के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, मायरा रॉय थी। उसे मेहनत करना गरीबों का काम लगता था। उसका मानना था कि किसी भी अक्लमंद लड़की को उसके चॉइस इन ब्रांड से जज किया जा सकता है। नील और रोहन फिर मायरा के पास चले गए। मायरा ने जैसे ही नील को देखा, उसने नील को हक कर लिया। उसने कहा, हे नील, इतनी देर से कहाँ थे? यहाँ खड़े रहकर मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। नील से ज्यादा तो रोहन को मायरा पर गुस्सा आ रहा था। आफ्टर ऑल, उसके ऐसे अचानक यहाँ आने से रोहन का डांस और मिशन जो अधूरा रह गया था। उसने मायरा से रूडली सवाल करते हुए कहा, तो फिर थोड़ा दिमाग चलाकर खुद के लिए रूम ही बुक कर लेती। यहाँ पर खड़े होकर तुम जो पोजेस दे रही हो, उन्हें कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। रोहन की कही ये बात सुनकर नील के चेहरे पर स्mirk आ गया। मायरा ने घूरकर रोहन की तरफ देखा और उसे कहा, सब कुछ मैं ही करूंगी तो तुम क्या करोगे? जाओ मेरे लिए एक रूम बुक करो और एक ग्लास रेड वाइन लेकर आओ अभी। रोहन और मायरा की खास बनती नहीं थी। वैसे कहा जाए तो मायरा की किसी के साथ भी खास बनती नहीं थी। उसका ऐसा ऑर्डर सुनकर रोहन ने उसे ऐसे देखा मानो किसी डस्टबिन को देख रहा हो। उसने मायरा को इग्नोर करते हुए नील को गुड नाइट विश किया और वहां से चला गया। रोहन ने मन ही मन में कहा, इस ड्रैकुला को क्या मैं रॉय साहब का नौकर लगता हूँ? घमंडी कहीं की। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि इस बदतमीज लड़की के लिए मुझे और नील को इतनी अच्छी पार्टी मिस करनी पड़ी। रोहन के ऐसे तेवर को देखकर मायरा का मुंह बन गया। उसने नील से शिकायत करते हुए कहा, क्या तुमने देखा नील, वो मेरे साथ कितने रूडली बात कर रहा था? क्या उस रोहन को मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है? मायरा के इस सवाल को सुनकर नील ने मन ही मन में कहा, बेवकूफ औरत, ये सोचो कि किसे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रोहन भी यहाँ से चला गया है। मैं इस लड़की को अकेला हैंडल नहीं करना चाहता हूँ। नील ने फिर चार्ला को कॉल करके नीचे बुला लिया। उसने मायरा की तरफ देखकर कहा, दिन भर काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। चार्ला आकर तुम्हारे लिए रूम बुक कर देगी, हम बाद में मिलते हैं। अपनी बात कहने के बाद मायरा के रिएक्शन को जाने बिना नील वहां से चला गया। मायरा नील के ऐसे बर्ताव से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। वो अलग बात थी कि उसके गोवा आने से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। नील इम्पल्सिवली अपने रूम में चला गया। उसने देखा मिसेस माया सबरवाल के सामने रोहन बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माया आंटी से डांट खा रहा था। मिसेस माया सबरवाल ने कहा, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? नील की मॉम होने के बाद भी मुझे ये बात अब बाहर वालों से पता चल रही है। नील को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसकी मॉम किस बारे में बात कर रही थी। रोहन अपनी माया आंटी से कुछ कहने ही वाला था कि नील ने उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, अब मॉम, इस बात का उसे भी पता नहीं था और आप उस बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। सारा के साथ मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, बट मेरा इतनी जल्दी उसे प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। जिस दिन मैं उस बारे में सोचूंगा, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मिसेस माया सबरवाल अचानक से नील को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर नील ने जो कहा उससे उनकी सारी नाराजगी गायब हो गई। जहां नील की इस बात से मिसेस सबरवाल कन्विंस्ड हो गई थी, वहीं रोहन दंग रह गया। उसने नील की तरफ आंखों में सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस लिए देखा। उसने मन ही मन में कहा, अरे वाह, मेरा पार्टनर सारा को पसंद करने लगा है। उसने कहा कि उसके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहा है। यस। मिसेस माया सबरवाल ने नोटिस किया कि नील और रोहन दोनों बहुत जल्दी वापस आ गए थे। उन्होंने नील और रोहन की तरफ देखकर उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तो कोई स्पेशल पार्टी थी ना? मिसेस माया सबरवाल का ऐसा सवाल सुनकर रोहन और नील के चेहरे पर इरिटेशन नजर आने लगी।
नील ने फिर अपनी मॉम को इन्फॉर्म करते हुए बताया, मॉम, मायरा यहाँ आ गई है। मुझे आपकी बात याद है, बट उसे एएस ग्रुप्स और सारा से दूर ही रहने को कहिए, प्लीज। नील की इस बात पर उसकी मॉम कुछ कह पाती, उससे पहले उन्होंने एक और रिक्वेस्ट सुनी। रोहन ने भी अपनी माया आंटी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ आंटी, प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से जाने को भी कहिए। ये दुनिया बचाने का काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, प्लीज। रोहन और नील की ऐसी बातें सुनकर मिसेस माया सबरवाल मुस्कुराने लगी। उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मैं ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर तुम दोनों चाहते हो कि वो यहाँ से जल्द चली जाए, तो कल उसे थोड़ा गोवा घुमाओ। जब उसे लगेगा कि सब नॉर्मल है, तो वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। नील और रोहन को मिसेस माया सबरवाल का ये आइडिया अच्छा लगा। मिसेस माया सबरवाल ने फिर वहां से जाते हुए कहा, अभी तुम दोनों आराम करो, मैं माया से मिलकर आती हूँ। गुड नाइट। नील और रोहन ने भी उन्हें गुड नाइट विश किया। दूसरी तरफ सारा और विनी अभी अभी ऑर्किड एनक्लेव पहुंचे थे। दोनों ने एलिवेटर में जाने के बाद 15th फ्लोर का स्विच दबाया। विनी ने सारा से क्वेश्चन करते हुए कहा, सारा, नील या रोहन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है क्या? जब से नील अचानक पार्टी से चला गया था, सारा चुप ही थी। वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसने विनी के सवाल को सुनकर बस नामे अपना सिर हिला दिया। सारा फिर नील के लिए वरिड होने लगी। उसने मन ही मन में कहा, क्या नील किसी प्रॉब्लम में होगा? जब उसे वो कॉल आया था, वो बहुत परेशान लग रहा था। आई थिंक मुझे उसे कॉल करके पूछना चाहिए। सारा ने फिर अपने पर्स से मोबाइल निकाला। वो नील के कॉन्टेक्ट को ओपन करने के बाद कॉल आइकन पर क्लिक करने ही वाली थी, पर वो रुक गई। सारा ने फोन को बंद कर दिया। विनी उसकी इन सब हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसने सारा की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये अकड़ू लड़की तो चाह कर भी नील को कॉल नहीं करेगी। मैं ही रोहन को मैसेज करके देखती हूँ। विनी ने फिर रोहन को मैसेज किया। उसने लिखा था, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक विनी ने रोहन को मैसेज भेजा, वो और सारा ऑलरेडी 15th फ्लोर पर पहुंच गए थे। रोहन सोने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसे विनी का मैसेज मिला। उस मैसेज को पढ़ने के बाद रोहन के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल छा गई। उसने खुद से ही कहा, गोवा आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ आकर क्या हासिल होने वाला है। मेरी और पार्टनर की लाइफ 180 डिग्री से बदल गई है। आई विश कि ये चेंज फॉरएवर ऐसा ही हो। उसने विनी और सारा के बारे में सोचते हुए रिप्लाई लिखा। रोहन ने लिखा, ऑल ओके। अचानक से थोड़ा ऑफिस का काम आ गया था। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। जब सारा और विनी अपने घर के डोर के पास थे, विनी के फोन पर कोई टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन आ गई। अंदर जाने के बाद वो जैसे ही उस मैसेज को ओपन करने वाली थी, उसने किसी की परछाई को देखा। विनी ने घबराकर सारा को उस तरफ इशारा किया। अब सारा भी थोड़ी रिएक्ट करने लगी। उसके माथे पर डर की हल्की सी शिकन थी। उसने फुसफुसाते हुए विनी से कहा, मैं जाकर देखती हूँ। अगर मैंने 10 सेकंड्स के अंदर तुम्हें आवाज नहीं दी या मैं वापस नहीं आई, तो पुलिस को कॉल कर देना। सारा की इस बात को सुनकर विनी का डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उसने बस सारा की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। सारा अब धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो परछाई जानी पहचानी लगने लगी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई लड़का होगा। अब सारा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस परछाई की तरफ देखते हुए कहा, कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? सारा का सवाल सुनकर उस परछाई ने पलटकर सारा की तरफ देखा। उसने बहुत गहरी लेकिन गुस्सैल आवाज में कहा, क्या तुमने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा है? सारा, अब यह प्रपोजल का क्या नाटक है? सारा ने जब वो आवाज सुनी, उसने छुटकारे की सांस ली। उसने विनी को आवाज लगाते हुए कहा, विनी, अंदर आजा। ये कोई और नहीं, अर्जुन भाई है। अर्जुन का नाम सुनने के बाद विनी रिलीव्ड हो गई। उसने अर्जुन को कोसते हुए कहा, क्या यार भाई, लाइट्स तो ऑन कर लेते। अभी मुझे और सारा को हार्ट अटैक आने वाला था। अगर हमको कुछ हो जाता तो? अपनी बात कहते हुए विनी जाकर काउच पर बैठ गई। उसने देखा
कि अर्जुन उसकी किसी भी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो समझ गई कि अर्जुन आज के न्यूज की वजह से नाराज हो रहा था। उसने मन ही मन में कहा, आज तो सारा की लंबी क्लास चलने वाली है। बाय गॉड, थैंक्स, आपने मुझे कोई बड़ा भाई नहीं दिया। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी इस बात के लिए आपसे कंप्लेंट भी करती हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं सारा के भाई से ही काम चला लूंगी। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। खुद से ही बात करने के बाद विनी लिविंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। अर्जुन के ऐसे अजीब से बर्ताव को सारा ने भी नोटिस कर लिया था। उसने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, भाई क्या हुआ है? आप इस बार बहुत नाराज हो गया। सारा अब अर्जुन की डांट सुनने के लिए अपना माइंड सेट कर चुकी थी। वो जाकर अपने प्यारे अर्जुन भाई के पास बैठ गई। सारा को एहसास हुआ कि यूजुअली प्यारा लगने वाला उसका अर्जुन भाई आज खड़ूस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहा था। अर्जुन ने सारा की तरफ देखकर कहा, तुम उस लड़की से कब मिली? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अर्जुन के सवाल में सारा के लिए बेहद परवाह झलक रही थी। उसके ऐसे सवाल को सुनकर सारा दंग रह गई। उसने मन ही मन में कहा, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? मतलब भाई उर्वी के अचानक वापस आने की वजह से परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था कि अभी के अभी जाकर नील का मुंह तोड़ने की फिराक में होंगे। चलो अच्छा है, मुझे थोड़ा कम सिरदर्द होगा। सारा खुद से चल रहे कॉन्वर्सेशन में इतनी बिजी थी कि वो अर्जुन के सवाल को ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। उसने देखा कि अर्जुन इम्पेशेंटली सारा के जवाब का इंतजार कर रहा था। सारा ने फिर नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, नहीं भाई, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो मुझे परेशान करे। मैं उससे 2-3 दिन पहले ही मिली। सारा अपनी बात कहते हुए बहुत इनोसेंट लग रही थी। उसके बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी छोटी बच्ची थी जो अपने भाई को किसी को पीटने से रोक रही थी। सारा के जवाब को सुनने के बाद अर्जुन का सीरियस एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो गया। उसने सारा को गले लगा लिया और उससे कहा, सारा, मैं जानता हूं तुम अब बड़ी हो गई हो। मुझे तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी फिक्र करने से रोक नहीं पाता हूं। आज अर्जुन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। जब उसने न्यूज फीड में नील की अनाउंसमेंट पढ़ी, वो चिढ़ गया। उसे नील के झूठ से इरिटेशन हो रही थी। अर्जुन उस न्यूज फीड को अटैच किए हुए पिक्चर्स देखने लगा, लेकिन जब उसने किसी फोटो में सारा और नील को उर्वी के साथ देखा, अर्जुन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने भावुक होकर सारा से कहा, मैं डर गया था यार। मुझे लगा मेरी एब्सेंस में वो लड़की तुम्हें फिर से कुछ कर तो नहीं लेगी। पक्का तुम ठीक तो हो ना? सारा ने जब अर्जुन की ऐसी बात सुनी, उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अब वो भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो रही थी। उसने अर्जुन को बेफिक्र करते हुए कहा, भाई ये कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? अगर कोई भी मुझे तंग करने की कोशिश करे तो मैं सबसे पहले आपको ही तो बताती हूँ। अभी आप बेवजह मूड को सेंटी मत करो। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सारा की आंखों के किनारे गीले हो गए थे। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने हंसते हुए सारा के माथे को प्यार से चूम लिया। अर्जुन ने फिर खुद के और सारा के मूड को हैपनिंग करने का डिसाइड किया। उसने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए सारा से कहा, वैसे अगर वो रईस ज्यादा नील सबरवाल तुम्हें प्रपोज करे तो तुम मुझसे क्या कहोगी? अर्जुन के ऐसे सवाल को सुनकर सारा उसकी तरफ सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। उसने मन ही मन में कहा, लगता है भाई ने पूरा वीडियो बार बार देखा है और अब मेरी टांग खींचना चाहते हैं। उसने फिर कुछ सोचने का नाटक किया। कुछ देर अर्जुन की क्यूरियोसिटी को तड़पाने के बाद सारा ने फाइनली उसे जवाब दिया। सारा ने कहा, भाई वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अर्जुन ने सारा के ऐसे जवाब को एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सारा से डिटेल्स की मांग करते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? सिचुएशन पर डिपेंड करने से तुम्हारा क्या मतलब है? सारा अर्जुन की तरफ खुराफाती नजरों से देख रही थी। उसने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मतलब जब उसने मेरे उसकी गर्लफ्रेंड होने का कहा था तब सामने रिपोर्टर्स थे। जब उसने मुझे प्रपोज करने का कहा तब सामने उर्वी थी। सो नील मुझे उसी वक्त प्रपोज करेगा जब एएस ग्रुप्स पर कोई मुसीबत आएगी। अपनी बात कहते हुए सारा ने देखा कि अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जब सारा बात कहते हुए अचानक रुक गई,
अर्जुन उसकी तरफ क्यूरियस होकर देखने लगा। वो सारा की कही बात के नतीजे को सुनना चाहता था। उसने बेसब्र होते हुए सारा से कहा, हाँ तो तुम किस सिचुएशन में उसे हाँ कह सकती हो? इस पॉइंट पर सारा अर्जुन पर दिल ही दिल में हंस रही थी। उसने अपने अर्जुन भाई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिस दिन एएस ग्रुप्स करो या मरो की सिचुएशन में होगा, शायद उस दिन मैं उसे हाँ कर दूंगी। सारा के इस जवाब को सुनकर अर्जुन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने आंखों ही आंखों से सारा से पूछा, तुम मजाक कर रही हो, है ना? अर्जुन के ऐसे एक्सप्रेसिव क्वेश्चन को सुनकर सारा अपनी आंखें मटकाने लगी। उसने अर्जुन से दूर भागते हुए कहा, भाई ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रही हूं। सारा के इसी जवाब के बाद ऑर्किड एनक्लेव के 15th फ्लोर पर हंसी गूंजने लगी। सारा और अर्जुन के शोर को सुनने के बाद विनी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। जहां एक तरफ सारा और विनी मजे कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारे विराज की हालत खराब हो रही थी। उसकी बॉस के कहने पर वो रोशेल और मैनेजर शाह को छोड़ने के लिए आया था, लेकिन वो दोनों थे कि विराज को चैन से वापस नहीं जाने देने वाले थे। बड़ी मुश्किल से विराज ने रोशेल को तो उसके घर छोड़ दिया, मगर अब उस पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। उसने कई बार मैनेजर शाह से उनके घर का एड्रेस पूछा, लेकिन मैनेजर शाह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। उसने आखिरी बार कोशिश करते हुए मैनेजर शाह से पूछा, शाह सर आप कहाँ रहते हैं, प्लीज बताइए, एक बार पता बता दीजिए फिर वापस से सो जाइएगा। शाह सर, शाह सर। विराज का ये आखिरी अटेम्प्ट भी पहले के जैसे फेल हो गया। उसने शिकायत करते हुए अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैनेजर रोशेल को ही घर पहुंचाने में आधी रात हो गई, और रही बात शाह सर की, तो मुझे तो ये कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। विराज ने कुछ सोचने के बाद उनको अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। वो जैसे ही निकलने वाला था, मैनेजर शाह का फोन बजने लगा। विराज ने देखा कि कॉलर आईडी पर हेतल नाम लिखा हुआ था। विराज ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस कॉल को उठा लेना चाहिए, शायद शाह सर के घर से किसी ने कॉल किया हो। विराज ने कुछ देर सोचा और कॉल आंसर किया। जैसे ही विराज ने फोन को अपने कानों से लगाया, उसने किसी 12-13 साल की लड़की की गुस्सैल आवाज सुनी। उस लड़की ने कहा, हाँ तमें क्या छो, टाइम देखा है, आप भूल गए ना कि आज हम फिल्म देखने वाले थे। विराज उस छोटी बच्ची की गुस्से भरी आवाज सुनकर दंग रह गया। वो उलझन में पड़ गया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने हकलाते हुए जवाब में कहा, हेलो, मैं शाह सर के ऑफिस से विराज बात कर रहा हूं। आगे बात करते हुए विराज ने हेतल से उसके घर का पता पूछ लिया। विराज फिर ड्राइव करते हुए खुद से ही बात करने लगा। उसने कहा, हमारे जमाने की लड़कियां बड़ी खतरनाक होने लगी हैं। सारा मैम बाइक चला लेती हैं। रोशेल मैम की लिकर कंजम्पशन एबिलिटी मुझसे भी बेहतर है। वो टावल वाली लड़की बिना पहचान के भी किसी से बहुत क्लोज हो जाती है। और अब ये बच्ची, इतना गुस्सा तो मेरी आई ने कभी नहीं दिखाया। मुझे इन लड़कियों से डर लगने लगा है। खुद से यूं ही बड़बड़ाते हुए विराज 10 मिनट के अंदर अंदर मैनेजर शाह के घर पहुंच गया। गोवा के फेमस कोलवा लोकेलिटी में मैनेजर शाह का घर था। घर नहीं, उसे बंगलो कह सकते थे। इतना बड़ा और प्यारा था। विराज ने मैनेजर शाह को सहारा देते हुए कार से बाहर उतरने में मदद की। विराज जैसे ही मैनेजर शाह को लेकर गेट के अंदर गया, एक क्यूट सी लड़की ने दरवाजा खोला। उसकी छोटी सी नाक पर ढेर सारा गुस्सा था। उस बच्ची को देखकर विराज ने मन ही मन में कहा, लगता है कि यही शाह सर की बेटी हेतल है। वैसे ये बच्ची बहुत क्यूट है, मे भी अपनी मां पर गई होगी। जब विराज हेतल के बारे में सोच रहा था, वो उसे घूरे जा रही थी। उसने जब उसके पापा को बेहोश देखा, वो दरवाजे से साइड हट गई। उसने विराज की तरफ देखकर कहा, अंदर आ जाओ। हेतल के कहने पर विराज मैनेजर शाह को लेकर अंदर चला गया। उसने मैनेजर शाह को ध्यान से काउच पर लेटा दिया। जैसे ही वो पलटा, उसे कोई गुस्से से घूर रहा था। विराज ने अपने घुटनों पर बैठकर हेतल से कहा, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? क्या मैंने कोई गलती की है? विराज का ऐसा सवाल सुनकर हेतल का मुंह बन गया। उसने विराज को ब्लेम करते हुए कहा, अंकल, आप ही मेरे पापा को पार्टी में लेकर गए थे, है ना? और वापस आने के बाद पापा की हालत देखो। अब मेरे साथ फिल्म कौन देखेगा?
हेतल के ऐसे ब्लेम्स को सुनकर विराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए कि नर्वस होना चाहिए। विराज ने फिर कुछ सोचने का प्रिटेंड किया। उसने हेतल से माफी मांगते हुए कहा, ये बात तो सही है, मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। विराज अपनी वो गलती मान रहा था जो उसने की ही नहीं थी। हेतल को एहसास हुआ कि विराज अपनी माफी मांगते हुए बहुत जेन्युइन लग रहा था, लेकिन उसके फैमिली में सिर्फ वो और उसके पापा ही थे। उसने सोचा कि फिर कोई मस्ती करने के लिए मिले या ना मिले। तो फिर हेतल ने नखरे दिखाते हुए विराज से कहा, अब आपकी सॉरी का क्या फायदा, मुझे तो अकेले ही फिल्म देखनी पड़ेगी ना। हेतल की कही ये बात सुनकर विराज मुस्कुराने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि ये गुस्सैल दिखने वाली लड़की बहुत क्यूट और नॉटी थी। विराज ने हेतल के सिर पर हाथ रख दिया और उसने हेतल को ऑफर करते हुए कहा, तो फिर मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। कल मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने आऊंगा। वैसे तुम कौन सी फिल्म देखना चाहती हो? हेतल को विराज की कही ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नेटफ्लिक्स पर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस पीहू की नई फिल्म आती है। जब विराज ने हेतल के मुंह से पीहू का नाम सुना, वो सरप्राइज्ड हो गया। विराज ने मन ही मन में कहा, क्या ये बच्ची भी उस टावल वाली लड़की की फैन है? लगता है वो लड़की बहुत ज्यादा ही फेमस है। सिर्फ अब तक मैंने ही उसका नाम नहीं सुना था। नहीं, मुझे एक बार हेतल से पूछ लेना चाहिए। विराज ने फिर हेतल को क्वेश्चन करते हुए कहा, पीहू, क्या तुम पीहू रायचंद की बात कर रही हो? हेतल ने देखा कि ये नाम लेते हुए विराज बहुत सीरियस लग रहा था। उसने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा नहीं था कि अंकल भी हमारी पीहू को जानते होंगे। हेतल ने तो ये बात मजाक में कही थी, मगर विराज ने आगे उससे जो कहा वो सुनने के बाद हेतल दंग रह गई। विराज ने कहा, वैसे तुम्हें मुझे अंकल नहीं भैया कहकर बुलाना चाहिए। और रही बात पीहू की, तो हाँ, मैं उसे जानता हूं। इनफैक्ट मैंने कुछ देर पहले ही उससे फोन पर बात की थी। विराज की कही ये बात सुनकर हेतल उसे अजीब नजरों से देखने लगी। हेतल की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे विराज की बात पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। उसने फिर विराज को बातें सुनाते हुए कहा, अंकल, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप झूठ बोलने वाले लोगों में से होंगे। विराज ने फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच में उसे जानता हूं। हेतल के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे विराज की बात पर जरा भी भरोसा हो रहा था। उसने विराज से सरकास्टिकली कहा, अंकल, अगर आप पीहू को जानते हैं ना, तो मैं कटरीना कैफ हूं। अब विराज के पास हेतल को कन्विंस करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने हेतल को गुड नाइट विश किया और अपने घर चला गया। अगली सुबह विनी के बहुत फोर्स करने पर सारा उसके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए अगोंडा बीच पर आई थी। सारा ने विनी को शुक्रिया कहते हुए कहा, थैंक्स यार विनी, पूरे वीक काम करने के बाद संडे की ऐसी शुरुआत हो तो मूड रिफ्रेश हो जाता है। अब बेचारी सारा कहाँ जानती थी कि उसकी रिफ्रेशमेंट कुछ देर की मेहमान है। सारा और विनी जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, किसी ने उन्हें देख लिया। नील सुबह की नींद खराब होने की वजह से बेमन से रैटन चेयर पर लेटा हुआ था। रोहन ने उसे एक दो बार आवाज लगाकर कुछ बताना चाहा, लेकिन नील ने लेजी होकर उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर के बाद रोहन नील के चेयर के पीछे जाकर छुप गया। छुपने के बाद रोहन ने नील से कुछ कहा। नील ने जैसे ही उसकी वो बात सुनी, वो उठकर बैठ गया। रोहन ने नील से एंग्शियस होते हुए कहा था, पार्टनर, वो ड्रैकुला मेरी होने वाली भाभी और सिंड्रेला से कुछ बात कर रही है।